नमस्कार, मैं हूँ आयुषी बोरदिया और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया और मैं उम्मीद करती हूँ आप आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। एग्ज़ाम की डेट आप लोग की आ चुकी है, फॉर्म्स आप लोग ने फिल कर दिए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट 15-20 डेज में हम कैसे एक क्विक, रैपिड और स्मार्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आप लोगों से PYQs के बारे में। देखिए, अब एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना या उससे भी कम टाइम बचा है। 21 फरवरी को आप लोग का पहला एग्ज़ाम है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि आप लोग का सबका एग्ज़ाम 21 फरवरी को ही है। डेट शीट अभी तक नहीं आई है, लेकिन अपने आप को ये टास्क दीजिए, ये इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए कि मेरा पेपर 21 फरवरी को ही है और 21 फरवरी को आपका पेपर है, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 21 से 25 दिन है। इन 21 से 25 दिनों में अब आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को PYQs सॉल्व करने हैं। अगर आपने अभी तक PYQs को सॉल्व करना नहीं चालू किया है तो प्लीज स्टार्ट दीज थिंग्स। PYQs आप लोगों के एग्जाम को बदलने में आपको मदद करेंगे। जितना आपने अभी तक पढ़ा है उतना अच्छा है, उतना सफिशिएंट है, लेकिन अब बारी है अपने आप को टेस्ट करने की, क्योंकि कई बार चीजें हम पढ़ते जाते हैं लेकिन भूलते जाते हैं। तो टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा हम कितने पानी में हैं, कितनी कैपेबिलिटीज हैं हम में। और यहाँ पर एग्जाम्स के लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो उन टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे, उन PYQs को फॉलो करेंगे और जब अपनी नजरों के सामने से कम से कम 100, 200, 300, 400 सवाल गुजार लेंगे ना, उसके बाद वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल देखने के बाद डर नहीं लगेगा। ये लगेगा कि मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, इतने PYQ सॉल्व करे हैं, इतने टेस्ट पेपर सॉल्व करे हैं, तो मुझे जवाब आना चाहिए। आता है नहीं आता है वो वहां पे सवाल और सिचुएशन डिसाइड करेगी, लेकिन मन में एक कॉन्फिडेंस रखना कि मैंने इतने सवाल सॉल्व करके प्रैक्टिस की है तो मुझे इस कंप्यूटर स्क्रीन पर भी सवाल का जवाब आना चाहिए। तो सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग PYQs को फॉलो करें। साथ ही साथ NTA ने अपना एक एप्लीकेशन निकाला है, नेशनल टेस्ट अभ्यास, उसका शॉर्ट फॉर्म भी NTA ही है। तो उस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। उस एप्लीकेशन पर आपको PYQs के साथ साथ सारे ही मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। उनको सॉल्व करने से आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप उन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट निकाल सकते हैं, चाहे तो सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हैं, लेकिन उनसे आप लोग अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, PYQs के लिए मैंने कही थी कि आप कोई भी एक PYQ सॉल्वर बुक ले लीजिए, चाहे वो YCT की हो, दृष्टि की हो, घटना चक्र की हो। मेरे पास पर्सनली जो बुक है वो मैं दिखाऊंगी, ये वाली है, रेड कलर वाली है। इसका आपको फॉन्ट उल्टा दिख रहा होगा, मैं बता देती हूँ। NTA UGC नेट JRF एग्जामिनेशन है, हिंदी का पूरा पेपर, मतलब हिंदी में इसका फ्रंट पेज लिखा हुआ है, लेकिन अंदर इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। ये दोनों ही लैंग्वेज के बच्चों के लिए है। आप लोग को इसमें सारे पेपर्स और सारे ही टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। अच्छी बात, मैंने इस ब्रांड को इसलिए रेकमेंड किया क्योंकि इसमें आंसर के साथ साथ उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। इससे आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर C है तो C क्यों है, क्योंकि वहाँ एक्सप्लेनेशन है। दूसरे ब्रांड्स में आप लोग को सिर्फ आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाती है, पर YCT यूथ कंपटीशन टाइम्स के साथ आप लोग को एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं साथ के साथ ही। दूसरी बात, हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होने चाहिए। और सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब आप लोग इस स्टेज पर नहीं है कि एग्जाम के लिए पढ़ने बैठें। अब आप लोग उस स्टेज पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को टेस्ट करें। तो अपने आप को टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक पेपर लो और उस पर सारे यूनिट्स और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी मैं भी बताऊंगी। और उसके बाद ये टिक करो कि मुझे कौन सा आता है,
कौन सा कम आता है, किस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इससे आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता चलेगी। और जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि मेरा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी है, इसको तो मैं आधी रात को भी मतलब नींद से उठाओ मैं जवाब दे सकता हूँ, वो वाला कॉन्फिडेंस आप में बिल्डअप हो जाएगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो और स्ट्रेंथ पता होने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ, क्या मेरी वीकनेस है, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। अब वो डिसाइड करना पड़ेगा आप लोग को ही PYQs और मॉक टेस्ट को सॉल्व करके कि जो टॉपिक में आप कमज़ोर हो या स्ट्रांग हो वो इम्पॉर्टेंट भी है या नहीं। वैसे तो 10 की 10 यूनिट के सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से भी कुछ टॉपिक्स मोर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और कुछ लेस इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि PYQs में पिछले सालों में एग्जाम किस तरह से बदल रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, एनालिटिकल हो रहा है। डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता NTA, हमारे टाइम भी नहीं पूछा था। वो कभी नहीं पूछेगा UGC की स्थापना कब हुई है, लेकिन वो ये ज़रूर पूछेगा कि UGC क्या बॉडी है, स्टैट्यूटरी है या नहीं है, और क्या काम करती है, ग्रांट्स देती है तो किन यूनिवर्सिटीज़ को देती है, डीम्ड को देती है या सभी को देती है। इस तरह से घुमाएगा वो आपको। इसलिए आपको कंसेप्ट पर पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये टाइम सिर्फ रिवीजन को दो और रिवीजन इसी चीज़ का करो, सारे कंसेप्ट्स का कोर बिल्डअप कर लो। हर चीज़ मैंने जो किया था ना, बेसिकली बताऊं कि जो भी टॉपिक्स हैं यूनिट में उसका बेसिक आइडिया पकड़ लिया कि ये है, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि पढ़ना कैसे है। क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि मैं ये भी बुक पढ़ लूँ, वो भी बुक पढ़ लूँ, इसके नोट्स पढ़ लूँ, उसके नोट्स पढ़ लूँ, नहीं। अब आप अपने नोट्स जो आपने बनाए होंगे उन पर रिलाय करिए, जितने भी बनाए हों, 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, आधा रजिस्टर, क्योंकि खुद के हाथ से चीज़ लिखी है ना वो ज़्यादा रेलेवेंट होती है और ज़्यादा जल्दी याद भी रहती है, ज़्यादा जल्दी याद होती है और ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो इसलिए अब आपको दूसरे के नोट्स पर नहीं भरोसा करना है, खुद पर भरोसा करना है, खुद को विश्वास दिलाना है कि मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, PYQ सॉल्व करें तो मुझे सवाल आते हैं, और वहाँ पर जाके प्लीज़ 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 अपना कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा लगाना है, क्योंकि सवाल डायरेक्ट नहीं आते, एनालिटिकल आते हैं। UGC नेट गोल गोल घुमाता है आपको, उन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर सही आंसर टिक करना पड़ेगा। अब जो आज का वीडियो है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वेटेज किस टॉपिक को देना है, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैं बताती हूँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, बच्चे भागते हैं, मैं खुद भागती थी, लेकिन उसको करना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, DI। मेरे जैसे बच्चे जो कहते हैं मुझे कमेंट्स में कि दीदी हम लोग भी आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, मैथमेटिक्स से कोई नाता नहीं है, बहुत मुश्किल आती है, कैसे करें। बस यही कहती हूँ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कैसे करें, क्या करें, क्यों करें, नहीं हो रहा है, ये सब बहाने नहीं चलेंगे, करना पड़ेगा। और करना पड़ेगा इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि मैंने तलवीर सर को फॉलो किया था, और तलवीर सर की एक पूरी सीरीज़ है लगभग 10 से 15 लेक्चर्स की, जिसमें उन्होंने यही बताया है कि DI की प्रैक्टिस कैसे करें। एक एक टॉपिक को उन्होंने उठाया है, रेशियो को, प्रपोर्शन को, टाइम, डिस्टेंस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, सारे टॉपिक्स कवर कराए हैं। तो और जो आपका DI में चार्ट रिप्रेजेंटेशंस आता है, परसेंटेज निकालना आता है, ये सारे टॉपिक्स वहाँ पर करवाए हैं उन्होंने। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोग को, उसको ज़रूर से फॉलो करो, क्योंकि DI पढ़ने से आपके दो मतलब एक पंथ दो काज होते हैं कि DI तो तैयार होता ही है, साथ ही साथ आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग भी तैयार हो जाती है। उसमें आप लोग को रीजनिंग के साथ साथ बस लेटर रीजनिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग आती है, और सवाल यही सारे रिपीट हो जाते हैं कि आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो या फिर इंटरेस्ट। तो आप लोग को ना दो चीज़ें एक साथ तैयार हो जा रही हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग भी और DI भी। इसलिए कहती हूँ कि DI की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। DI की प्रैक्टिस में ही मैथमेटिकल रीजनिंग इन्वॉल्व हो जाती है, अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है। लास्ट का 1 महीना बचा है, रोज का कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा दे दो तो वेल एंड बेस्ट है, लेकिन कम से कम 1 घंटा मैथ्स को, DI को ज़रूर दो। पुराने पेपर्स में आपको DI के खूब सारे सवाल मिल जाएंगे। ये किताब इतनी मोटी है, देख लो इतनी ज़्यादा मोटी किताब है, इसको अगर पूरा खत्म ना भी कर पाओ तो इसके सारे DI के क्वेश्चंस
और सारे कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट के क्वेश्चंस जरूर कर लेना। बच्चे यही कहते हैं, मेरे बैच के बच्चे भी यही कहते थे कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ना है, वो तो वहां पे जाएंगे, सवाल देखेंगे, पढ़ लेंगे और कर लेंगे। नहीं, ये अप्रोच नहीं रखनी है, चेंज कर लो इसको। माइंडसेट में ये लेके चलो कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव की प्रैक्टिस कितनी जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। वहां पर ना बहुत क्विकली आपका टाइम पास हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, टाइम फ्लाइज। पूरे 3 घंटे हो गए, एग्जामिनेशन का पेपर छूट गया बच्चों का। और उसमें कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट आपका ऐसी चीज है जो बहुत इजी आता है और पूरे के पूरे 10 मार्क्स दिलवाता है। डीआई और कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट अगर आपने सही कर दिए ना, 20 नंबर आपके कहीं नहीं कटे हैं, पूरे पूरे प्रॉफिट में हो आप लोग, 20 नंबर की लीड से हो। मेरे खुद के 20 नंबर ये पूरे आए थे, मैंने आंसर की जब चेक की थी, डीआई और कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट। तो इन दोनों की प्रैक्टिस ना बहुत ज़्यादा करो। कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट को टाइमर लगा के सॉल्व करो कि मैं 2 मिनट से ज़्यादा ना इस टेक्स्ट को पढ़ने में नहीं लगाऊंगा। और उसकी एक ट्रिक है, पता है क्या? पहले आप लोग क्वेश्चंस पढ़ो, 5 क्वेश्चन से अच्छे से उनको पढ़ो, उनके ऑप्शंस को भी पढ़ो, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट पढ़ाओ। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट बहुत इजी आता है, अनसीन पैसेज ही तो है। जो सवाल आपको दिखा और उससे रिलेटेड ऑप्शन दिखा, आप फटाफट उसको टिक कर दो वहां पर। अच्छा, पता है ये चीज होती है, मैं यहाँ पर पेपर पर सॉल्व करती थी ना, मुझे लगता था बहुत ईजी है। वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करनी पड़ती है ऊपर नीचे, एक सवाल है, फिर नेक्स्ट सवाल है, फिर तीसरा सवाल है, तो वहां ना कंप्यूटर स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करने में टाइम चला जाता है। इसलिए इसकी प्रैक्टिस अगर रहेगी ना कि सवाल फटाफट पढ़ लिए फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, तो आप हार्डली 2 से 3 मिनट में ना वहां पर भी इसको कर दोगे और आपका टाइम नहीं लगेगा। वरना बच्चे 5-6 मिनट तक उस पूरे पैसेज को पढ़ते हैं, फिर सवाल को पढ़ते हैं, फिर आंसर ढूंढते हैं, फिर स्क्रॉल करते हैं इधर उधर, चले गए 10 मिनट। और 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम में। तो इसलिए पेपर 1 में डीआई और कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों यूनिट बहुत अच्छे से करके जानी है। तीसरी चीज, अच्छा आज मैं पूरा सिलेबस ही लेके बैठी हूँ आप लोग के लिए। तीसरी चीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं, ये 2 यूनिट हो गई। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इस एग्जाम को क्रॉस करने के बाद, पास करने के बाद एक तरह से कॉलेज लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आपको ये आना चाहिए कि पढ़ाना कैसे है, बच्चों के साथ टैकल कैसे करना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। और PYQ से आपको इसके सवाल समझ में आ जाएंगे कि सवाल जिस तरह से आ रहे हैं आपको बस उसी तरह से पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। दूसरा है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ऑब्वियसली इस एग्जाम के बाद आप रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, JRF की स्कॉलरशिप आपको मिलने लग जाती है, और नेट हो तो भी आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आना चाहिए, उसके टाइप्स, उसके हाइपोथेसिस, उसके टेस्ट, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तीसरी यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट, जिसकी हमने बात कर ली है। चौथी यूनिट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद, इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपको बात कैसे करनी है। आप एक हायर एजुकेशन के टीचर हो तो आपको बड़े बच्चों से कैसे बात करनी है, आप एक 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के टीचर हो, आप एक स्कूल टीचर हो तो आपको उन बच्चों से कैसे बात करनी है, कैसे चीज़ों को डील करना है, टैकल करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, और इससे सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, मीडिया से रिलेटेड आते हैं, या ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के टाइप से रिलेटेड आते हैं। तो ये बहुत अच्छी यूनिट है, ईजी भी है, बहुत ईजीली समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर। और आप ना इसमें सवाल को समझकर ही ऑप्शन समझ सकते हो, बस थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस को लगा कर चलना। फिर 5वीं यूनिट आती है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें आपका मैथमेटिकल रीजनिंग में लेटर सीरीज और नंबर सीरीज के साथ साथ फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी हो जाएगी। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, वहाँ पे एक चार्ट आपको दे दिया जाता है, और उस चार्ट के बेसिस पर आपको कुछ डाटा दे दिया जाता है और कहा जाता है इसका परसेंटेज निकालो या इसका एवरेज निकालो और इसका रेशियो निकालो। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, हमारे टाइम भी यही पूछा गया था। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। 6th है लॉजिक रीजनिंग। अब लॉजिक रीजनिंग में थोड़ा सा बच्चे परेशान हो जाते हैं, मैं भी हो गई थी, क्योंकि इंडियन लॉजिक या इंडियन फैलेसी वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग उसके साथ कंफर्टेबल है, हर बच्चे का अलग अलग क्षमताएं होती है, आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको पढ़ें, वेल एंड गुड है, आप उसको तैयार करें। मुझे नहीं आया था तो मैंने बहुत बेसिक चीज़ें उसकी तैयार कर ली थी, हेतु हेत्वाभास वाली, बाकी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स को नहीं पढ़ा था।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोड़ के जाना है, मैं ये कह रही हूँ कि बेसिक और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन तो ले ही लेनी है, ताकि अगर वह एग्जाम में सवाल करके आओ तो अटेम्प्ट तो जरूर करना। नो नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है तो प्लीज हर सवाल को अटेम्प्ट जरूर करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। तुक्का लगाना, सोच के लगाना, क्या पता तुक्का सही बैठ जाए। बहुत ज़्यादा एक तरह से एलिमिनेशन प्रोसेस करके लगाना कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अब सी और डी में से लग रहा है तो सी ज़्यादा लग रहा है तो सी को लगाना, क्या पता सही निकल जाए। इसलिए ये कोशिश जरूर करना कि कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना। 7th यूनिट है आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन, तो वो मैंने आपको बता दी है। 8th यूनिट है आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। तो ICT एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा भी रहता है, कंप्यूटर्स के बारे में जानना होता है। हमारे टाइम पे सिर्फ ये सवाल आया था कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, बहुत इजी, कई बार इजी सवाल आ जाता है, कई बार मुश्किल सवाल आ जाता है, तो ये तो लक के ऊपर भी डिपेंड है कि क्या पेपर आएगा, लेकिन हम मेहनत करना हमारे हाथ में। तो ICT को ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद यूनिट है पीपल एंड एनवायरनमेंट। पीपल एंड एनवायरनमेंट बहुत बड़ी यूनिट है, तो अनप्रेडिक्टेबल यूनिट एक तरह से कह सकते हैं। जैसे DI में हमें पता होता है कि इसी से डील करेगा सवाल, यहाँ आप नहीं कह सकते हो। हमारे टाइम हैजार्ड्स और साइक्लोन पे सवाल आया था, फ्लड्स पे सवाल आया था, 3 सवाल आए थे, मुझे आज भी याद है मेरे पेपर में। तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज फिर से मैं कहूँगी होनी चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट कैसे है, क्या करता है, और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हमारे इंटरनेशनल अलायंसेस हो रखे हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो रखी हैं। पेरिस एग्रीमेंट हो गया, या वियना कन्वेंशन हो गया, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का हो गया, और G20। इस बार G20 का भी मोटिव हमारे एनवायरनमेंट से लिंक ही है। तो सवाल वैसे करंट अफेयर्स नहीं पूछता UGC नेट, लेकिन एनवायरनमेंट से लिंक है G20, इसलिए वो थोड़ा सा पूछ ले तो आपको तैयारी होनी चाहिए। फिर है हायर एजुकेशन, यूनिट 10। तो यूनिट 10 में हायर एजुकेशन का भी फिर मैं कहूँगी अनप्रडिक्टेबल एकदम है यूनिट, बहुत लंबी चौड़ी यूनिट है और खूब सारी चीज़ें इनमें पढ़नी होती है। पूरा इतिहास पढ़ना पड़ता है एक तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं या इतिहास में रुचि रखते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। नहीं तो मैं ये कहूँगी कि जो इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, जैसे स्वयं प्रभा, डिगी लॉकर, हमारे टाइम भी डिगी लॉकर और स्वयं प्रभा दोनों पे सवाल आया था और अच्छा सवाल आया था। डिगी लॉकर का तो इनिशिएटिव पूछा था पिछले साल का। तो आप ना ये जो नए वाले इनिशिएटिव्स हैं ना, एकदम रिसेंट वाले, 2-3-5 सालों में हुए, इनको ज़रूर से पढ़ के जाना कि हायर एजुकेशन के सेक्टर में हमारी सरकार क्या कर रही है। तो ये थी आपकी 10 की 10 यूनिट, और प्लीज़ मेक श्योर करना कि 10 में से कम कोई 6 या 7 यूनिट ऐसी हो जिन पर आपकी बेस्ट कमांड हो, जिनमें से 3 यूनिट ऐसी हैं जिनको छोड़ना ही नहीं है। DI, मैथमेटिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट, ये तीनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि ये आपको पूरे 20 नंबर दिलाती हैं। और 20 नंबर आपके हाथ में होते हैं ना, आप बहुत बड़ी लीड पर होते हो दूसरे लोगों से। पेपर 2 में आप चाहे जैसा करो वैसा करो, यहाँ ये 20 नंबर ना गेम चेंजर हो जाते हैं। इसलिए कह रही हूँ पेपर 1 को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर 2 की तैयारी अपनी जगह रखो, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 100 सवाल तो वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये 50 सवाल गेम चेंजर सवाल होते हैं। इसलिए पेपर 1 की तैयारी उतनी अच्छी रखो जितनी आपकी पेपर 2 की है, कहीं कमी मत करना। कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, दीदी पेपर 2 तो हमारा बहुत स्ट्रांग है, पेपर 1 में क्या करें। क्या करें नहीं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि UGC नेट में आप अगर पेपर 2 के 100 के 100 सवाल भी निकाल लो, क्या गारंटी है कि 100 के 100 सही करके आओगे। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए, नेट या JRF क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 बहुत ज़रूरी है, इसको भी पढ़ो। और 10 में से कोशिश करो 6-7 यूनिट पर अपनी अच्छी कमांड बना लो, आप लोग अच्छे खासे फायदे में चले जाओगे। और एक सवाल जो बच्चे पूछते हैं, कितने सवाल सही करें जिससे JRF हो, तो भाई मेरे मार्क्स आए थे 210। रिजल्ट मैं ऑफिशियली यहाँ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब ऐसी होती है ना कि आप कॉन्फिडेंशली होती है, आप सबके साथ नहीं शेयर कर सकते हो। तो मैं ये बता दूँ, मेरे 210 नंबर आए थे, 210 नंबर आए थे, तो 105 सवाल मेरे सही थे। तो उन 105 में से, अब ये मेरा वाला रिजल्ट था, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो 105 में मेरा JRF हो गया था। अगर आप लोग ईदर दैन जनरल हैं, जैसे ST SC या EWS OBC से हैं, तो आप लोग के लिए कट ऑफ और नीचे चली जाएगी। तो बस प्लीज़ मेक श्योर कि आप 100 से ज़्यादा सवाल वहाँ सही करके आए,
100 से ज़्यादा 150 सवाल में से 100 से ज़्यादा सवाल सही कर दिए ना, आप बहुत अच्छी लीड पर हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जनरल हो तो मैं कहूँगी 105 करके आए तो बेहतर होगा। और उस 100 में अपना रेशियो इस तरह से रखना कि 30 पेपर 1 से और 80 पेपर 2 से आपके सही हो। मेरे एग्जैक्टली मुझे याद है 29 सवाल सही थे पेपर 1 में। तो इस तरह से आप लोगों को प्लानिंग करनी है। अब वहां पे जाके गिनना मत कि मेरा ये सही है वो सही है, नहीं, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप खुद से ये टैली कर लो कि भाई मैं PYQ सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे 50 में से कितने सवाल सही हो रहे हैं। अगर यहाँ पर आपके 30 सवाल सही हो रहे हैं, वहां पर भी 28-29 सही करके आ जाओगे। और पेपर 2 में कोशिश करो 75 से 85 के बीच में, ये रेशियो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर 2 में भी आप लोग को एक कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट मिलता है, तो जो प्रैक्टिस यहाँ कॉम्प्रिहेंशन की कर रहे हो वो वहाँ भी करो। और एक चीज़ और, बच्चे जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि दीदी हम लोग इस सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट के हैं, देखो मेरा जो सब्जेक्ट था पेपर 2 का हिंदी लिटरेचर था। अब बाकी दूसरे जो भी डिसिप्लिन हैं, इधर दैट इज पॉलिटी, इकोनॉमी, बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उनके टीचर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। मैं अपने सब्जेक्ट का आप लोग को बहुत बेहतरीन आइडिया दे सकती हूँ, उसके बारे में पूरा गाइड कर सकती हूँ, बट आई एम रियली सॉरी, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स का नहीं प्रेडिक्ट कर सकती। पर आप लोगों को ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यूट्यूब पर अनअकैडमी और बायजूस के टीचर्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि अनअकैडमी और बायजूस का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कंटेंट होता है और वहाँ पर सारे डिसिप्लिन्स की पढ़ाई आप लोग को मिल जाती है। तो आप अपने अपने रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के टीचर्स को ढूंढिए और उनको फॉलो कीजिए और उनसे पढ़िए। और वैसे अब ये टाइम नहीं है कि आप पढ़ाई स्टार्ट करें, अब ये टाइम है कि आप रिवीजन करें। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनका 21 फरवरी को पेपर है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा पेपर 21 फरवरी को है, डेट शीट में चाहे जो दिन आए हमारा पेपर 21 फरवरी को है, हमें इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ये मत सोचना मेरा 28 को होगा 29 को होगा तो मुझे 6 दिन और मिल जाएंगे, नहीं, वो 6 दिन ना ऐसे ही उड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि टेंशन होती है कि पेपर में क्या आने वाला है। इसलिए 21 फरवरी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, टेस्ट सीरीज दो। नेशनल टेस्ट अभ्यास एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, UGC नेट की ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिसपे आपको पुराने पेपर्स मिल जाएंगे। YCT की बुक खरीद लो, अमेजोन से मैंने मंगाई थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग कैसे मंगवा सकते हो। और खुद को टेस्ट करो, एक पेपर पर लिस्ट बना लो, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को टेस्ट करो, चेक करो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, आप सबका JRF निकलेगा। मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। और हाँ, प्लीज शेयर इट विद नीडी वंस, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच।